नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजब के इंसान हैं। एक दिन पहले वो केदारनाथ बद्रीनाथ में होते हैं, अगले दिन अयोध्या में होते हैं और दिवाली के दिन अचानक वो कारगिल की ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के त्योहारों को वो सेना के साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि विपक्ष कहती है कि भाई ये तो फोटो अपॉर्चुनिटी है, तरह तरह के क्रिटिसिज्म भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो तस्वीर खिंचाने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी बस इसीलिए सैनिकों के साथ हिंदू पर्व त्योहार मनाते हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज है? प्रधानमंत्री क्यों ऐसा करते हैं, ये जानने और समझने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ जो दीपावली इन्होंने मनाई, इस तरह से हर जो हिंदू पर्व त्यौहार होता है वो मनाते हैं। पहले के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते थे, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होता था, कभी नहीं हुआ। लेकिन ये करते हैं। क्या इससे क्या इम्पैक्ट होता है सेना के ऊपर, जवानों के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर? साथ ही साथ प्रधानमंत्री आखिर करते क्या है, क्या राज है इसका? बताता हूँ। इसको दो हिस्सों में मैं टिप्पणी करूँगा। पहला, मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी कहाँ कहाँ गए, उनका क्या मकसद, वो क्या दर्शाता है। राइट। दूसरा कि भूतकाल में सेना का जो सम्मान जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हुआ, उसको मोदी जी ने रियलाइज़ किया और वो पहले कैसे सेना का सम्मान नहीं हुआ था और कैसे परिवर्तन उन्होंने लाया है। राइट। अब आते हैं सीधे मोदी जी का जो अप्रोच रहा है। मोदी जी ने बहुत सही माने में आकलन किया कि यदि सेना का मोराल हाई है तो कोई भी हमारे देश को हरा नहीं सकता। मोराल इज ए बैटल विनिंग फैक्टर कहा जाता है। आप देखते होंगे जब हम लोग स्कूल में थे या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब मैच होता है तो चीयरिंग पार्टी होती है, जो चीयर करती है, वेल डन, भागो, मारो, छक्का मारो, ये करो, गोल मारो, और लोग वहाँ थका होता है अंदर में, उसका जोश बढ़ जाता है। ये तो चीयरिंग पार्टी का इफेक्ट है। जब प्रधानमंत्री आपके बीच में आएंगे तो सोचिए इफेक्ट कितना मैग्नीफाई करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट का काम करेगा। तो अब देखते हैं 2014 में सियाचिन हो गए, 15 में पंजाब बॉर्डर, 16 में हिमाचल प्रदेश, 17 में JNK गुरेल सेक्टर, 18 में उत्तराखंड ITBP का, 19 में रजौरी, 20 में लोंगेवाला, 21 में नौशेरा और 22 में कारगिल। मतलब 2014 में प्रधानमंत्री बने उसी समय से इन्होंने ये प्रतिक्रिया शुरू कर दी। अब एनालाइज करते क्यों, ऐसा क्यों। सबसे पहली बात, आदमी पर्व त्यौहार किसके साथ मनाता है? जो अपने होते हैं उसके साथ, परिवार के साथ। जो आदमी पर्व त्यौहार सब, आप देखिए बिहार में छठ और दिवाली के लिए कितनी भीड़ थी, जगह नहीं मिलेगा आपको। अमेरिका से लोग आते हैं, हाँ, जगह नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब मोदी जी डिसाइड करते हैं कि दिवाली जवान के साथ, सेना आर्मी के साथ बिताएंगे फॉरवर्ड एरिया में, संदेश साफ है, मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ, मैं तुम्हारे परिवार का ही हूँ, मैं तुमसे अभिन्न नहीं हूँ। आई एम नॉट डिफरेंट, आई एम पार्ट ऑफ यू, मैं तुम्हारा ही हूँ। जब ये संदेश मिलता है सेना को कि प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो तो हमारे परिवार के हैं। बचपन में लोग सुनते थे, अरे मेरा चाचा तो एडवोकेट है, तो अब सेना सोचती है, अरे मेरा परिवार का सदस्य तो प्रधानमंत्री है। मोराल बूस्टर इफेक्ट देखो कितना होगा। दूसरी बात, मोदी जी ये दर्शाना चाहते हैं कि सेना को ये बताना चाहते हैं कि तुमने जो देश सेवा किया है उसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, रिकॉग्निशन। तीसरा, सेना का सम्मान। ये दिवाली अनसंग नहीं जाता है, ये दिवाली एक इतिहास लिखा जाता है इस दिन। राइट। अनसंग नहीं जाता है। उसके बाद एक चीज बताइए, मोदी जी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिवाली मनाते हैं? नहीं। सेना में। क्यों? इसका मतलब हुआ कि मोदी जी के जहन में, उनके चिंतन में यह है कि सेना जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि रीढ़ की हड्डी मजबूत है, मोराल हाई है, तो हिंदुस्तान को कोई कुदृष्टि से देखे डिप्लोमेटिक लेवल में तो हम लोग लपेट लेंगे। ये है संदेश। उसके बाद जो
एक चीज़ आप इमाजिए कि आजकल मोबाइल का ज़माना है। गांव में एक महिला है, फौजी नहीं गया छुट्टी दिवाली पे, वो मोबाइल पे बोलती है आप क्यों नहीं आए जी, बेटा रो रहा है, बेटे से बात कीजिए। बेटा बोलता पापा क्यों नहीं आए, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो आप इमोशनल ट्रॉमा जो जवान को फेस करना पड़ता है, या सुबेदार साहब को या जूनियर ऑफिसर्स को, वो क्या कम है? उसकी भरपाई कौन करेगा? मोदी जी जब जाते हैं तो वो जख्म, वो दर्द एकदम बढ़ जाता है, और वो फ़ोन पे मोबाइल पे बोलता होगा कि अरे मैं तो नहीं आया, लेकिन देखो मेरा फ़ोटो प्रधानमंत्री के साथ। हिंदुस्तान में कितने हैं सिपाही जो प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं? वो दर्द बढ़ जाता है। तो इमोशनल ट्रॉमा का ये दवाई देते हैं मोदी जी। उसके बाद जो वॉइड है कि हम परिवार के साथ नहीं हैं, पेड़ की तरफ देख रहे हैं, सियाचिन में बर्फ़ की तरफ देख रहे हैं, वो जो मेंटल स्टेट है उसको भर देते हैं। उसके बाद जो ये संदेश ट्रुप्स को क्या जाता है? ट्रुप्स को जाता है कि वो ज़माने गए जब प्रधानमंत्री का जो फुल सपोर्ट हम लोग को चाहिए था नहीं मिलता था। अब फुल सपोर्ट तो छोड़ो, अब तो प्रधानमंत्री हमारे बीच हैं। दुश्मन को क्या संदेश जाता है कि सेना, भारतीय सेना का फुल सपोर्ट प्रधानमंत्री का है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब भूतकाल में मिशेल सेक्टर में कर्नल पठानिया को पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए एंटनी जो रक्षा मंत्री था उसको अरेस्ट कर लिया, जेल में था बेचारा, कितने साल जेल में रहा। एक वो ज़माना था, और एक ये ज़माना है जब मोदी जी ने कहा ऑपरेशनल फ्रीडम फुली गिवन, लोकल कमांडर जो मर्जी आए करो, उधर से एक गोली चले तो यहाँ से तोप चलाओ। हम हार नहीं मानना चाहते हैं, एक का जवाब 10 से दो, ये फ़र्क आया है, ऑपरेशनल फ्रीडम दिया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जवान, इनके साथ ऐतिहासिक क्षण है ये, जब ये रिटायर करेंगे, गांव में जाएंगे और दिखाएंगे फ़ोटो, देखो मोदी जी मुझे लड्डू खिला रहे हैं, तुम लोग को तो दर्शन मिलना मुश्किल होता है, मुझे तो लड्डू खिलाया जा रहा भाई। वो फ़ोटो उसकी ज़िंदगी का नैया का पार लगा देगा। उसका जो मेंटल लेवल है सोचने का, बम 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 करता रहेगा। परिवार के बीच में सम्मान, गांव के बीच में सम्मान, ऐसा होगा। जब कभी निराश होगा, अरे मोदी जी ने हमको लड्डू खिलाया है, खत्म, ट्रॉमा गॉन, कष्ट गॉन, दर्द गॉन, ये फर्क होगा। उसके बाद एक और बड़ी बहुत उस पर बुद्धिमत्ता है, फीडबैक मैकेनिज्म। जब पीएम जाते हैं ज़मीन पे, बेटा खाना ठीक से मिल रहा है ना जी, और सुनने में आया कि वो अकेले बैठ करके जवानों के साथ बातचीत करते हैं। हाँ, करेक्ट। तो क्या है, हम लोग को मैनेजमेंट जब पढ़ते थे तो सिखाया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक कहाँ से आता है? बॉटम टू टॉप, वो है फीडबैक मैकेनिज्म। तो जब साथ बैठ के खाते हैं, लड्डू खाते हैं, साफ बातचीत करते हैं, कोई प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम, कपड़े में प्रॉब्लम, छुट्टी का कोई प्रॉब्लम, इक्विपमेंट का कोई प्रॉब्लम, और कोई कष्ट, कुछ मैं कर सकता हूँ आपके लिए, एम्युनिशन का प्रॉब्लम, जब सब ओके रिपोर्ट मिलता है तो ही इज अश्योर्ड एज प्रधानमंत्री, सब कुछ ठीक है। और जहाँ जवान लोग ऐसा नहीं है कि डर के हाँ में हाँ मिलाएगा, सही बात है, वो बोल भी देता है कि साहब भी इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट खोजता है, वो सीधे आरएम के लेवल पे जाती है बात, उसको तुरंत एड्रेस किया जाता है। तो ये मैसेज। उसके बाद मोदी जी क्या क्या सेंटेंस इस्तेमाल किए हैं ये आप समझिए। आप मेरे परिवार के हैं, एग्जैक्ट उनका सेंटेंस कोट कर रहा हूँ। आप प्रकाशमान करते हैं देश को, उल्लास का सोर्स आप हैं, उमंग के सोर्स आप हैं, आपके बीच रह के मैं ऐसा अनुभव कर रहा है, इससे बेहतर नसीब मुझे नहीं मिल सकता। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, इससे बेहतर मैं क्षण नहीं, नसीब नहीं मिल सकता। इतनी बड़ी बात। उसके बाद आप शौर्य के लेखक हैं, आप शौर्य के गाथा लिखते हैं, आप शौर्य के रचयिता हैं। अब बोलिए, इसके बाद वो यदि विंग कमांडर अभिनंदन F-16 गिराता है, वो तो मेरा ख्याल है पूरा चाइना को गिरा देता। ये है फर्क, दिस द डिफरेंस। अब मैं कहना चाहता हूँ कि भूतकाल में सेना के साथ क्या हुआ, और मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ लोग को पेट में दर्द होगा, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है। जो तालमेल प्रधानमंत्री और सेना के बीच में होना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस नहीं था। आप कम्युनिकेशन तक ही नहीं था, कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा। आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात कीजिए, हर एक वॉर के बाद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब ये हुआ, मैं आम भाषा में समझाता हूँ, कि एक प्रोटोकॉल का लिस्ट है
कि नंबर 1 पे प्रेसिडेंट है, वैसे वैसे सब डिफाइंड है कि उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन कहाँ खड़ा है, गवर्नर कहाँ खड़ा है, प्रधानमंत्री कृषि कहाँ है, प्रधानमंत्री नंबर 2 पे है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ खड़े हैं। हर एक वॉर के बाद चीफ्स को बढ़ोतरी देनी चाहिए थी, लेकिन घटाया गया, नीचे लाया गया। ये हम लोग रिवॉर्ड मिला है कारगिल के बाद। हर एक वॉर के बाद, कारगिल नहीं, हर एक वॉर के बाद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट चीफ्स का घटाया गया है। क्यों? बस नीचे दिखाना है। वो कारण चीफ सेना से भय, सेना से डर कि ज़्यादा सेना पावरफुल हो जाएगी तो हमारी सत्ता जाएगी। मैं इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, भारतीय सेना अपॉलिटिकल आर्म्ड फोर्सेस है। आर्मी, इंडियन आर्मी की आर्मी इंडियन अपॉलिटिकल है। इंदिरा गांधी ने तो जनरल रैना को ऑफर किया था टेक ओवर। उसने क्या कहा जनरल रैना ने? मैडम, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सेना को, ये आपकी समस्या, आप संभालिए, बॉर्डर हम संभालेंगे। बॉर्डर पे तो प्रॉब्लम है तो बोलो, अंदर तो आपको संभालना पड़ेगा। जनरल रैना को ऑफर दिया था, जनरल रैना को। तो ये तो हमने अपना चरित्र तो साबित कर रखा है, फिर काहे का भय? फिर भी भय है, फिर भी भय है। चीफ्स का ऑर्डर प्रेस में डाउन डाउन डाउन, 65 वॉर के बाद डाउन, 71 वॉर के बाद डाउन। मतलब आपका बेटा IAS टॉप करके आता है, शाबाशी क्या मारोगे, उसको लात मारते हो, ये है कहानी। अच्छा, अब आते हैं, बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता हूँ। इंदर सिंह गिल, जनरल इंदर सिंह गिल, जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था अम्बाला में, तो GOCNC आर्मी कमांडर थे वेस्टर्न कमांड के। जब वो ऑफिशिएटिंग DGMO थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जिसका पूरा काम होता है, पूरा मिलिट्री ऑफिसर्स प्लानिंग, मॉनिटरिंग सब कुछ उसी का होता है। जो ऑपरेशनल ब्रीफिंग हो रहा था ऑप रूम में, तो इंदिरा गांधी जी किसी व्यक्ति के उसके बगल में बैठा था, उससे बातचीत कर रही थी। ऑपरेशनल ब्रीफिंग हो रहा है, देश का इज्जत दांव पे लगा हुआ है, वॉर छिड़ने वाला है, और आप उससे बात कर, मतलब आप जो आदमी ब्रीफ कर रहा है उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इंदर सिंह गिल तो आई रियली सल्यूट दैट जनरल, ट्रू जनरल। वो उठा और ब्रीफ कर रहा था, एक्सक्यूज मी करके चला गया। सैम मानेकशॉ पीछे पीछे, क्योंकि सैम मानेकशॉ पता था कि इंदर सिंह गिल क्या चीज़ है। तो जनरल सैम मानेकशॉ भी, अच्छा उस लेवल पे बहुत ब्यूटी ये है मनीष, कि चीफ और आर्मी कमांडर के बीच में सब एक दूसरे को नस-नस पहचानते हैं और बहुत तालमेल है, एक दूसरे को गुंजाइश देते हैं डिफर करने के लिए और सम्मानपूर्वक ट्रीट करते हैं। इंदर सिंह गिल बाहर निकल गया ऑफ रूम से। इंदर सिंह कोई गट्स है कि ऑफ रूम से निकल जा बाहर, निकल गए। सैम मानेकशॉ पीछे पीछे, इंदर इंदर इंदर, नो आई विल नॉट अटेंड, इफ शी हैज नो टाइम फॉर मी, आई हैव नो टाइम फॉर हर। इंदर सिंह ने मानेकशॉ को कहा, इफ शी हैज नो टाइम फॉर मी, आई हैव नो टाइम फॉर हर। वन एग्जाम्पल। सेकेंड, आर्मी कमांडर्स मीट। फिर इंदर सिंह गिल आर्मी कमांडर थे वेस्टर्न कमांड, और जनरल जैकब थे दूसरे कमांड के आर्मी कमांडर। आर्मी कमांडर मीट, क्योंकि देशवासियों के लिए बताना चाहता हूँ कि जितने इंडिया में कमांड्स हैं उनके बॉस हैं GOCNC, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, उसको आर्मी कमांडर बोलते हैं शॉर्ट में। सब साल में 2 बार आके दिल्ली में मिलते हैं। ऑपरेशनल, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन, मोराल, मॉडर्नाइजेशन, बजट मैनेजमेंट, सभी विषय पे चिंतन होता है कई दिनों तक, और फ्री ऑफ फ्रैंक एकदम जी। आर्मी कमांडर धड़ल्ले से बोलते हैं, ऐसे नहीं है। आर्मी कमांडर हमारे पिलर्स हैं, वो धड़ल्ले से बोलते हैं, हाँ रेस्पेक्ट के साथ, लेकिन कोई बेहिचक नहीं है। क्योंकि अब क्या करना, तो आर्मी कमांडर बन गया हूँ, चीफ तो एक बनेगा, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सही बात। तो बेधड़क बोलते हैं, ये फैक्ट है, डरते नहीं हो। हाँ, सम्मान के साथ बोलते हैं क्योंकि चीफ है, ही इज हेड ऑफ द फैमिली। वो आर्मी कमांडर मीट में क्या फैसला होता है, भविष्य में आर्मी की दिशा और दृष्टि की पूरी चिंतन होती है। और उसमें क्या हुआ कि एक आर्मी कमांडर मीट में संजय गांधी आके बैठ गया। जब संजय गांधी बैठा तो जब जनरल गिल और जनरल जैकब दोनों एकदम घनिष्ठ मित्र थे, एकदम घनिष्ठ मित्र, एकदम। तो दोनों ने देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों से बात किए। जनरल गिल बोलते हैं, हु इज दिस जेंटलमैन? जैकब बोलते हैं, हु इज दिस जेंटलमैन? दोनों ने कहा।
तो चुप। तो थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा ही इज संजय गांधी सर, ही इज संजय गांधी। सो ही इज नॉट सपोज टू बी हेयर। हु इन्वाइटेड हिम? दिस इज ऑपरेशन आर्मी कमांडर्स मीट, व्हाट इज ही डूइंग हियर? तो एक करके वो चुप हो गए, देखे कि रिएक्शन क्या होता है। संजय गांधी बैठा रहा, दोनों जनरल गिल और जनरल जैकब वॉकड आउट, आर्मी कमांडर्स मीट से निकल गए बाहर और संदेश दिया, ये जब तक नहीं निकलेगा वी विल नॉट अटेंड, जो करना है कर लो। माय गॉड। कुछ मिनटों में संजय गांधी को बाहर जाना पड़ा। जब उनको दोनों को सूचना दी गई कि संजय गांधी चला गया है, तब वो दोनों वापस आए, तब आर्मी कमांडर मीट शुरू हुआ। पॉलिटिकल सिस्टम हिंदुस्तान की सेना का इस तरह से मजाक उड़ाता है। यहाँ गोपनीय मीटिंग चल रही है, एंड हु इज संजय गांधी? आप पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हो रिमोट कंट्रोल से अपने मदर के बिहाफ पे। ये सेना है, ये आपका घर नहीं है, ड्राइंग रूम नहीं है, यू वॉक इन एंड वॉक आउट अपनी मर्जी से। यहाँ गोपनीय चीजें डिस्कस होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है, नीड टू नो बेसिस पर शेयर किया जाता है। हु आर यू? यू मे बी इंदिरा गांधी सन, बट हु आर यू टू अटेंड आर्मी कमांडर्स मीट? ये हुआ। तीसरा चीज, जब जनरल भगत जब उनको चीफ बनना था, तो जनरल भगत बहुत स्ट्रांग आदमी थे, ट्रू जनरल की बात करें तो कुछ नाम जो मेरे नाम में जहन में आता है, जनरल भगत, सर मानेकशॉ, जनरल एस.के. सिन्हा, ग्रेट मैन, ग्रेट सोल्जर। तो कांग्रेस को तो पता, इंदिरा को तो पता चल गया कि भगत तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो उनको पचता नहीं है। जिस कारण से जनरल भगत को लटकाया, उसी कारण से जनरल एस.के. सिन्हा को चीफ नहीं बनने दिया गया। तो मैडम कहती हैं, आई एम गिविंग यू अल्टरनेट अपॉइंटमेंट, चेयरमैन DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, आप कृपया चले जाइए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी ना। व्हेन इंदिरा गांधी से कृपया चले जाइए, मुझे प्रसन्नता होगी, तो जनरल भगत ने कहा, एंड व्हाट अबाउट माई, आई एम इन द लाइन फॉर चीफ। ही सेड, माई एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट वांट यू। जनरल भगत ने कहा, ओके मैडम, इफ यू डोंट वांट मी इट्स ओके। इस तरह से आर्मी को ट्रीट किया गया है। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, कहाँ इस तरह का व्यवहार और कहाँ मोदी जी का ये व्यवहार, आप देख लो, आकाश पाताल का फर्क है। मैं तो बोलता हूँ कि जब जवान का खून भी निकलेगा ना, तो अब सेना का मोराल इतना हाई है कि जवान को दर्द नहीं देगा, उसको नसीहत देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोलेगा, ऑपरेट मी, आई हैव नो प्रॉब्लम, ऑपरेट मी, दिस इज इट। तो ये एक बड़ी बात आपने बताई कि किस तरीके से पहले आर्मी, सेना और अलग अलग एजेंसियों के साथ सरकार ट्रीट किया करती थी, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से सब कुछ बदल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पे बहुत ही सारी एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।